मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि देश में 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। इन कानूनों ने पुराने 3 कानूनों का स्थान ग्रहण किया है, यानी यूँ कहा जाए कि पुराने 3 कानूनों को रिपील करके इन कानूनों को लाया गया है। जिन कानूनों को रिपील किया गया है वे क्रमशः हैं इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इनकी जगह जो कानून आए हैं वे हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सीआरपीसी को रिपील करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया गया है। आज हम इसी संहिता के बारे में इसके जानकार पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट जो एपीपी हैं वहाँ श्री अजीत कुमार जी, और वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एजीपी भी हैं, बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, 96 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। तो मेरा पहला सवाल अजीत कुमार जी यह होगा कि आखिर कौन सी आवश्यकता थी जिसके कारण पूरी की पूरी सीआरपीसी को रिपील करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाया गया? अजीत कुमार जी। जी नमस्कार। हमारा जो पूर्व का कानून है सीआरपीसी 1973 जो 25 जनवरी 1974 को लागू हुआ और आज तक चल रहा है, लेकिन अभी 1 जुलाई 2024 को एक नया कानून लागू हुआ उसके जगह पे, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग BNSS 2023 शॉर्ट में बोलते हैं। ये मुख्य रूप से जो प्राथमिक कारण है वह यह है कि जांच और अभियोजन के लिए प्रक्रियाओं को अद्यतन करने, आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, विशेष रूप से साइबर अपराध जैसे आधुनिक अपराधों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना और डिजिटल साक्ष्य और फोरेंसिक जांच को संभालने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश पेश करने के लिए कानूनी प्रक्रिया उस कानून में नहीं था जो पहले से पूर्व से चल रहा है। इसमें इसको सुव्यवस्थित किया गया है और यही मुख्य कारण है इस कानून को लाने के लिए। अभी आपने सुना, उन्होंने कारण बताया कि क्यों सीआरपीसी को रिपील करके इसे लाया गया है। अब हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि इस नए कानून में एफआईआर लॉन्च करने से लेकर के और ट्रायल, अपील, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, इन सब चीज़ों के प्रावधान क्या हैं। तो दूसरे शब्दों में कहूँ कि अजीत कुमार जी से मैं पूछना चाहूँगा कि अजीत कुमार जी, इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की मुख्य बातें क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा गया, आपके द्वारा सही पूछा गया। यह सही है कि किसी भी मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। इसमें एफआईआर करने का मुख्य जो इसका प्रक्रिया है उसमें 0 एफआईआर है, ई फाइलिंग है और कहीं से किसी भी आधार क्षेत्र के बाहर से एफआईआर किया जा सकता है, यानी ई मेल भेज करके एफआईआर किया जा सकता है। जी हाँ, मेल भेज करके भी किया सकता है, ई फाइलिंग हो जाएगा। और कहीं भी हम हैं जो मेरा क्षेत्राधिकार से बाहर के हैं, जहाँ घटना घटी उस क्षेत्र से बाहर हैं, तो वहाँ से भी हम एफआईआर कर सकते हैं। जो 0 एफआईआर करके उसको उस थाने को भेज दिया जाएगा, निकटस्थ थाने को आप भेज देंगे, कर देंगे, जिसको जहाँ घटना घटी है। और यानी जिस थाने में आप करेंगे 0 एफआईआर दर्ज करेगा और उस थाने को भेज देगा जहाँ घटना घटी है, जिनके क्षेत्राधिकार में वो घटना आता है। जी, ये एक बात और इसमें प्रमुख है कि एफआईआर होने के बाद निःशुल्क प्रति पीड़ित को देना है। 90 दिन का कालक्रम में पीड़ित व्यक्ति को उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट देना है थाने के द्वारा, जो भी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनके द्वारा। और ऑडियो वीडियो
रिकॉर्डिंग का इसमें प्रावधान किया गया है, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, ऑडियो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। जो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है उसमें, जिन अपराधों में सजा है साथ, जी जी, उसमें जो भी फोरेंसिक अधिकारी होंगे या जांचकर्ता होंगे उनको भी स्पॉट पे जाना है और ऑडियो और वीडियो की साक्ष्य के रूप में कलेक्ट करना है। वृद्ध व्यक्ति के लिए इसमें बहुत आसान बनाया गया है कि जो व्यक्ति पहले साथ था कि कोई केस हो गया तो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनको अरेस्टिंग पुलिस करती थी। इसमें थोड़ा उनको छूट दी गई है इस मामले में कि कोई भी 60 साल के व्यक्ति हैं जो मुकदमे में शामिल होते हैं, आरोपी बनते हैं, तो उनको वरीय पुलिस पदाधिकारी के अनुमति के बाद ही कोई गिरफ्तारी हो सकती है। चिकित्सा जांच कराने की इसमें है कि पहले था कि कोई खास रैंक के पदाधिकारी ही चिकित्सा जांच के लिए लिख सकते हैं, जांच कराएंगे, लेकिन इसमें जो भी पुलिस है वो माने उससे नीचे का पदाधिकारी भी चिकित्सा जांच के लिए उसको आरोपी को भेज सकते हैं, कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जांच में जैसा कि हमने बताया कि फोरेंसिक जांच संग्रह करना अनिवार्य है। फोरेंसिक जांच से आपका क्या मतलब है? फोरेंसिक जांच से मतलब है कि मौके वारदात पे जाके फोरेंसिक टीम जो है हमारे यहाँ FSL, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, फिंगरप्रिंट्स है, वो जहाँ ब्लड गिरा है उसका कलेक्शन है, तो उन सारे चीज़ों का वैज्ञानिक तरीके से उसका जांच करना और साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करना। डिजिटली भी साक्ष्य संग्रह करना है, ऑडियो और वीडियो कहा जा रहा है, इसमें ऑडियो वीडियो की भी कलेक्शन होगी साक्ष्य के रूप में। इसमें जमानत का प्रावधान जो है वो बहुत फर्क नहीं है, जो पहले था जो इसमें भी है, सेक्शन केवल बदल गए हैं। लेकिन एक चीज़ आया है कि हमारा CRPC सेक्शन 436 कहता था कि जिन सजाओं जिन आरोपों में सजा जितना ज़्यादा अधिकतम सजा जितना था उसका आधा अगर जेल में रह गया है कैदी तो उसको जमानत पर छोड़ने का प्रावधान था। इस कानून में BNSS में वो 479 सेक्शन आया है जिसमें कहा गया है कि अगर अधिकतम सजा का 1/3 भी कैदी पूरा कर लेता है तो उसको जमानत पर छोड़ा जाएगा। तो एक तो इसमें मेजर चेंजिंग है कि उसमें आधा था, इसमें 1/3 हो गया है। दूसरा है कि ट्रायल की प्रक्रिया में ज़्यादा एलेबरेट कर दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही की अनुमति है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से FIR पंजीकरण, तलाशी के अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो लिंक के माध्यम से परीक्षण और कार्यवाही के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति में अधिक लचीलापन दिया गया है, जो CRPC में मुकदमों चलाने के लिए अधिक पारंपरिक तरीके थे जिसमें अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य थी। इसमें कोई भी कहीं से उपस्थित हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। एक सबसे बड़ा इसमें चेंजिंग जो आया है वो है कि एक तो समय सीमा निर्धारित किया गया है कि आप इस जो भी समय निर्धारित है उसमें आप कंक्लूड कीजिए, और दूसरा है कि CRPC कहता था कि जो सजा भुगत गए, सजा जो भी दोषी हो गए वही व्यक्ति अपील कर सकते हैं। इसमें है कि सजा किन्हीं को हुई, कोई आरोपी जो आरोपित हैं, तो पीड़ित व्यक्ति भी अपील में जा सकता है। उसमें था पहले प्रावधान कि जिनको सजा हो गई वे तो सजा के विरुद्ध वो जा ही सकते हैं। उस कानून में भी था, CRPC में भी है। पीड़ित जो व्यक्ति है उसको लगेगा कि सजा कम है तो जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सजा कम है। CRPC में ऐसा प्रावधान नहीं था? ऐसा नहीं था, लेकिन लोग जाते थे। जब सरकार से राय बनती थी, सरकार के यहाँ आवेदन देते थे। नहीं, हमने देखा है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति या उसके रिश्तेदार होते थे, जैसे गुजरात के मामले में देखा गया कि जो गोधरा के बाद जो दंगे हुए
उसमें बहुत सारे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय नहीं मिला, तो उनके वो जो मारे जा चुके थे उनको न्याय नहीं मिला, तो जो उनके परिवार वाले थे वो भी अपील में चले गए थे। सरकार के थ्रू, एडवोकेट जनरल के थ्रू जाते थे, सरकार जिसको सीधे नहीं जा सकते। सीधे नहीं जाने का प्रावधान था, इसमें सीधा सीधा जाने का प्रावधान है। और ट्रायल के क्रम में मुख्य रूप से है कि ऑडियो वीडियो के हिसाब से उनका कोई एक खास इसमें यह है कि कोई व्यक्ति फरार है या कहीं भागा हुआ है जो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, एब्सकॉन्डर है या भाग गया है, जानबूझ करके नहीं आ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में कोर्ट जो है एक तरफा ट्रायल चलाएगा और उसके अनुपस्थिति में भी उसको सजा दे सकता है। उनके अनुपस्थिति में भी सजा का प्रावधान है। पहले वाले में नहीं था। पहले में नहीं था। मित्रों, अभी आपने सुना अजीत कुमार जी को। अब मैं समझना चाहता हूं इनसे कि ये जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, क्या सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके इनको नहीं जोड़ा जा सकता था? क्योंकि जो सीआरपीसी का प्रावधान है वह कंकरेंट लिस्ट में है और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने स्तर से उस पर संशोधन पहले करते थे। यानी कंकरेंट लिस्ट में जो भी विषय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स उसमें दोनों में कानून बना सकते हैं। हाँ, जो स्टेट का कानून होगा वो सेंटर के कानून के विपरीत नहीं होना चाहिए। तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हम सीआरपीसी में संशोधन करके इन चीज़ों को उसमें नहीं जोड़ सकते थे? नहीं, जोड़ा जा सकता था, आपका कहना बिल्कुल सही है। संशोधन करके इसमें निश्चित रूप से हम इसको आगे वो कानून के रूप में दे सकते थे, लेकिन चूंकि अब सरकार है, अब पुराने कानून हो गए थे, उसको नया बनाना था। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल पैदा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने चंडीगढ़ या कहीं पे किसी मीटिंग वगैरह में उन्होंने जो कुछ कहा था, उसका रिपोर्ट मैंने अखबार में पढ़ा था। वे कह रहे थे कि इन आपराधिक कानूनों को इसलिए बदला गया है कि इसमें ब्रिटिश काल के बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी और वो पूरी तरह से भारतीय परिवेश में नहीं थी। तो क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्तव में बिल्कुल ब्रिटिश काल की चीज़ों को हटा करके भारतीय परिवेश में बनाई गई है? और क्या सीआरपीसी 1973 में ब्रिटिश कालीन चीज़ें मौजूद थी? कालक्रम की परिस्थितियां अलग अलग होती है। उस पीरियड में चूंकि देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी से जुड़ करके ही लोग, नहीं 73 में सीआरपीसी लागू हुआ, 74 में, 73 में बना, लेकिन वो में उसमें पुराने वाले को संशोधित करके बनाया गया। जी बिल्कुल, आपने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एक्सट्रीम किया गया। बिल्कुल 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 पुराने कानून से ही लिया गया था। लेकिन आज का जो समय है वो टेक्निकल युग आ गया, इसमें वीडियो और ऑडियो का बहुत सारा चीज आता है जो हम साक्ष्य के रूप में आज के डेट में नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपका कहना है कि सरकार ने सोचा कि अमेंडमेंट करने के बजाय नया कानून बना देना ज़्यादा बेहतर होगा। जी जी बिल्कुल। तो मित्रों, अभी आपने अजीत कुमार जी को सुना, उन्होंने बहुत डिटेल में, काफ़ी विस्तृत रूप में आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में जानकारी दी। इसकी मुख्य विशेषता उन्होंने आपको जो बताया, एफआईआर से लेकर के और बाकायदा अपील तक के प्रावधान बताए। लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पहले जो कानून बनाते रहे वो 2 भाषाओं में बनते थे। अंग्रेजी में भी जैसे सीआरपीसी हम कहते और हिंदी में हम उसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे। लेकिन अभी जो कानून बना बिल्कुल हिंदी में ही बना है और अगर इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हुआ है, पहले दरअसल अंग्रेजी वाले का हिंदी ट्रांसलेशन होता था, अब अगर इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हुआ है तब भी इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही रखा गया है। इसलिए बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, जिन सवालों को हम करने का इस छोटे से वीडियो में हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सीआरपीसी में न केवल एफआईआर से लेकर के अपील, ट्रायल इत्यादि की व्यवस्था थी, अपितु जो एक्सीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखने और अनलॉफुल असेंबली वगैरह के डिस्पर्सल, क्योंकि विधि व्यवस्था की बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, पब्लिक ऑर्डर की समस्याएं पैदा होती हैं, उन सबको डील करने का प्रावधान था। तो हम दूसरे वीडियो में इन बिंदुओं पर अजीत कुमार जी से चर्चा करेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखने या विधि व्यवस्था बनाए रखने, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने की जो व्यवस्थाएं सीआरपीसी में थी, उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या परिवर्तन किए गए हैं।
अब मैं आशा करता हूँ मित्रों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अजीत कुमार जी ने बहुत तफसील से आपको बताया और आपके मन में भी सवाल होंगे। जो सवाल होंगे आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो टिप्पणियों के माध्यम से हमें बताएंगे ताकि हम इनको पूछ भी सकेंगे। और आशा है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया पसंद आए तो शेयर करें, कृपया इसे अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।